So now we are starting with the fourth head of income tax, that is capital gains. तो हमने बिगनिंग में किया था 5 heads of income है, salaries head, house property, profits and gains of business and profession, and then capital gain. तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली whenever any assessee have to file a return, तो ये उनका फोर्थ हेड होता है कैपिटल गेन्स. अब कैपिटल गेन्स हेड में क्या चीज़ें टैक्सेबल होंगी? अगर आपको कोई भी गेन हुआ है ऑन द ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब है सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट. अगर हम नॉर्मल बात करें कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मीन्स एनी एसेट व्हेन यू परचेज फॉर लॉन्ग टर्म इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट. जैसे आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, अपने घर के लिए कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया, रेजिडेंशियल हाउस ले लिया, हम असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक असेसी जो है नॉर्मल वो क्या क्या खरीद सकता है अपने लिए, ठीक है. जनरली कोई मोटर कार है, जो भी एसेट आप एक बार खरीद लेते हो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग ईयर्स के लिए आता रहता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट. तो नॉर्मल कैपिटल एसेट्स और इनकम टैक्स एक्ट के कैपिटल एसेट्स में देयर विल बी समवट डिफरेंस, तो वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सेक्शन 45 जो है वो डिफाइन करता है कैपिटल गेन को, और ये बताता है कि जब भी आपने कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया या सेल किया. अब इस चैप्टर में ट्रांसफ़र और सेल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. सेल का मतलब जब आपने उसको सेल कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी टू अ थर्ड पर्सन, एंड ट्रांसफ़र मीन्स प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. मे बी एक फादर से सन को ट्रांसफ़र होकर प्रॉपर्टी आई थ्रू इनहेरिटेज, तो वो ट्रांसफ़र में आता है. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली कैपिटल एसेट होता क्या है. कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड बाय द असेसी, चाहे वो उसके बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है. बिजनेस इज नॉट अ क्वेश्चन, बिजनेस हमने पढ़ लिया थर्ड हेड में. अब कोई प्रॉपर्टी जो असेसी के नाम पर है, उसके हाथ में है, किसी भी पर्पज से रिलेटेड हो सकती है बट असेसी के नेम पे है, उसको कहेंगे वो उसकी कैपिटल एसेट है. कोई प्लांट एंड मशीनरी जो असेसी के पास है, उसको बोलते हैं उसकी कैपिटल एसेट. कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बिजनेस प्रेमिसेस भी इंक्लूड होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इंक्लूड होंगी. इसके अलावा कोई बिजनेस एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट राइट्स, इनकी भी अगर आप सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, इट विल कम अंडर दिस. एंड फाइनली ज्वेलरी. तो आपको क्वेश्चंस में यही कैटेगरीज ही दिखेंगी. ये हमारी कैपिटल एसेट्स हैं. एनी प्रॉपर्टी, एनी प्लांट एंड मशीनरी, एनी बिल्डिंग, एनी बिजनेस एसेट और एनी ज्वेलरी. अब ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कैपिटल एसेट हमने नहीं मानना है. अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप उसको इस हेड के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉट द कैपिटल एसेट्स. फर्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड मीन्स अगर आपने कोई भी चीज़ जो है वो खरीदी बेची रोज़ कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट्स. उसके अलावा कुछ पर्सनल एसेट्स. कौन सी पर्सनल एसेट्स? जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स हैं, कोई घर के खर्चे की गुड्स हैं, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं आपके पास, कोई ड्राइंग्स पड़ी हैं आपके घर में, या फिर पेंटिंग्स पड़ी हैं, स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं, एनी आर्ट वर्क, तो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे. ओके, वो आपका आर्ट वर्क है. देन कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है, उसको सेल कर रहे हो, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है. इसके अलावा अगर क्वेश्चन में लिखा है गोल्ड डिपॉजिट्स, ये बॉन्ड्स होते थे गोल्ड के, 1999 लिखा है, उसको भी आपने कैपिटल एसेट नहीं मानना है. नाउ व्हाट डज ट्रांसफ़र मीन्स? ट्रांसफ़र का मतलब है सेल करना, एक्सचेंज करना, रिलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स और एनी कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द कोर्ट. आपको कोई चीज़ कंपल्सरीली एक्वायर करनी पड़ी या आपके राइट्स ऐसे बन गए कि आपको वो एसेट मिल गया, तो इसको ट्रांसफ़र बोलेंगे. राइट्स मतलब मे बी आफ्टर द डेथ ऑफ एनीवन, या कोई पर्सन कहीं से ट्रांसफ़र हो गया, उस वजह से कोई एसेट आपको रिलिंग्विश हो गया, आपके पास कोई एसेट आ गया. तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखें, उसका मतलब है ट्रांसफ़र ही हुआ है एसेट. अब ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी? सेक्शन 47 सेज कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हैं. फर्स्ट इज़ अगर पार्टीशन होता है एचयूएफ का, वहाँ से आपके पास कोई एसेट आता है, दैट इज़ नॉट द ट्रांसफ़र. अगर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स को कोई एसेट आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र. अगर कोई आपको ट्रांसफ़र थ्रू गिफ्ट आ रहा है, थ्रू विल आ रहा है और इररेवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू आता है, दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र डज नॉट इंक्लूड अगर कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ दे रही है या फिर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट्स कंपनी को कुछ दे रही है, दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र. एमालगमेशन पे कोई एसेट आता है, नॉट अ ट्रांसफ़र. एनी लैंड ट्रांसफर्ड बिफोर 1 मार्च 1970,
एनी एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस टू अ म्यूजियम, अगर कोई एसेट आपने म्यूजियम को ट्रांसफ़र करा, किसी गैलरी ऑफ आर्ट को ट्रांसफ़र करा, दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र। अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, इट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र। और अगर आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में चेंज करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को गोल्ड में चेंज करते हो, दैट इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र। अब क्वेश्चंस में इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बट थ्योरी में कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफ़र क्या है, या आ जाता है कैपिटल एसेट क्या है। तो ये 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र। अब हम आते हैं कैपिटल एसेट के बाद कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन हमने जब ये पीडीएफ स्टार्ट करा, हमने पहली लाइन में पढ़ा कैपिटल गेन्स मीन्स जब भी आपने कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र या सेल किया, वहाँ से आपको गेन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। नाउ दो टाइप्स के कैपिटल गेन्स इस क्वेश्चन में आप देखोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम ब्रीफ में कहते हैं STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और सेकंड टाइप का कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LTCG। तो ये दो टाइप्स के कैपिटल गेन्स होते हैं। अब कैपिटल गेन के टाइप्स कैसे बनेंगे ये दो? ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, फॉर हाउ मेनी मंथ्स आपने उस एसेट को अपने पास रखा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेन और प्रॉफिट ऑन द एसेट हेल्ड फॉर अ पीरियड अप टू 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स का मतलब क्या हुआ? 3 ईयर्स। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप अगर वैसे आइडिया लगाओ तो 3 ईयर्स अगर आपने कोई एसेट को रखा फिर बाद में उसको बेचा, उसको बोलेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। मोर देन 36 मंथ्स अगर आप एसेट को रखते हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है। अगर आप 36 मंथ्स अप टू 36 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स तक एसेट को रख के बेच देते हो, वो शॉर्ट टर्म बन जाता है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा आपने एसेट को किस डेट पे खरीदा। अगर आपने एसेट खरीदा 2024 में और 25 में बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बट अगर आपने एसेट को खरीदा है 1999 में या 2000 में और 2025 में बेच रहे हो, तो इतने साल एसेट रखा, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मुझे हर क्वेश्चन में ये पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दिस पीरियड मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट। अब ये जो रूल है 36 मंथ्स या 3 इयर्स वाला, हर जगह सेम नहीं अप्लाई होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। जैसे कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल मीन्स जो मूव नहीं कर सकती, तो लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड या बिल्डिंग या दोनों हैं, उस केस में आपने 36 मंथ्स नहीं 24 मंथ्स का टाइम पीरियड देखना है। इसका मतलब अगर मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल के लिए अपने पास रखा, उसके बाद उसको बेचा तो लॉन्ग टर्म होगा। अगर मैंने 24 मंथ्स के विद इन ही बेच दिया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देकर जाएगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में शेयर्स वर्ड लिखा हो, लिस्टेड सिक्योरिटीज वर्ड लिखा हो, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स लिखा हो, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिखा हो, ये रिपीटेडली आप क्वेश्चंस में देखोगे। शेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, लिस्टेड डिबेंचर्स के क्वेश्चंस आएंगे, यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इनके लिए टाइम पीरियड है 12 मंथ्स, 1 ईयर। इसका मतलब अगर आपने 1 साल से ज़्यादा शेयर्स को रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने 1 साल से कम में ही शेयर्स खरीद के बेच दिए, देन इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट अनलिस्टेड शेयर्स हैं अगर आपके, उसके लिए टाइम पीरियड इज 24 मंथ्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ में क्या अप्लाई होता है। नॉर्मल एसेट्स हैं 36 मंथ्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग तो 24 मंथ्स, शेयर्स लिखा हुआ है नॉर्मली तो 12 मंथ्स, अनलिस्टेड शेयर्स लिखा हुआ है तो 24 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये तो हमने पता कर लिया कि मुझे गेन आएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अब वो आएगा कैसे? तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने ये मेथड लगाना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरह से निकलता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर और लेस वही है। तो सबसे पहले अगर मैं सोचूं मुझे किसी एसेट के ऊपर गेन निकालना है, तो गेन हमेशा निकलता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। अगर आपका सेल प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, आपको गेन होगा। तो मुझे उस एसेट की जो भी हमने सेल किया उसकी सेल कंसिडरेशन लिख लेनी है। उसमें से अगर कोई एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू सेल, पहले वो माइनस होंगे। जो अमाउंट बच गई उसमें से मैंने एसेट कितने का खरीदा था, उसको यहाँ बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA टर्म आप यहाँ देखोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे उसमें से। अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने उस एसेट की इम्प्रूवमेंट पर भी पैसा लगाया,
जैसे कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन कराई, रेनोवेशन कराई, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये दोनों माइनस होगी इकट्ठे होकर। लेस में देखो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लिखा हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लिखा हुआ है। तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से आप माइनस करोगे कॉस्ट्स। तो अगर आपकी सेल कंसिडरेशन ज़्यादा आ रही है तो हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपकी सेल कंसिडरेशन कम आ रही है दैट बिकम्स शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। When sale price is greater than cost of acquisition, it is gain, and when sale price is less than the cost of acquisition, it is loss. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का भी बिल्कुल सेम तरीका है। सबसे पहले आपने सेल कंसिडरेशन लिखना है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। द ओनली डिफरेंस इज ये वर्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आज के प्राइस के अकॉर्डिंगली वैल्यू करना पड़ेगा। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो चीज़ों की वैल्यू 3 साल के बाद वो नहीं रहती जब आपने ख़रीदा था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई घर खरीदा 2010 में 10 लाख का खरीदा, तो उसकी वैल्यू आज 10 लाख नहीं होगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे 15 साल हो चुके हैं घर खरीदे, तो मुझे उसको इंडेक्स करना पड़ेगा। और इंडेक्सिंग करने के लिए हर साल ये इंडेक्स नंबर्स आते हैं। ये आपकी बुक्स में भी गिवन है इंडेक्स नंबर्स। तो एवरी ईयर न्यू इंडेक्स नंबर इज लॉन्च्ड। तो आपकी बुक में जो भी इंडेक्स नंबर्स होंगे वो आपको 2001-2 से लेकर करंट ईयर के इंडेक्स नंबर तक गिवन होंगे। अब 2001 एंड 2 इसका इंडेक्स नंबर था 100। 2023-24 का इंडेक्स नंबर है 348। अगर मैं अपने प्रीवियस ईयर की बात करूं, अभी हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो चुका है 2024-25, और इसका जो इंडेक्स नंबर है ये बजट में लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ 363। तो सारे इंडेक्स नंबर याद करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बट मुझे 2 इंडेक्स नंबर्स हमेशा याद रखने हैं। वो कौन कौन से होंगे? एक तो 2001 एंड 2 वाला जो 100 है, और एक मेरा जो इस प्रीवियस ईयर का है 24-25 का, दैट इज़ 363। ये दोनों नहीं भूलने। अगर इसके अलावा कोई और इंडेक्स नंबर चाहिए होगा वो क्वेश्चन मेंशन करेगा, बट ये 2 इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चंस में नीड हो सकते हैं। तो ये अभी हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमने कैपिटल गेन हेड में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करता है। अब हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें कि कैपिटल गेन निकालना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री रामलाल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहला है मशीनरी परचेज। अब मशीनरी परचेज की डेट चेक करनी है 2007। कॉस्ट थी मशीनरी की 5 लाख। डेप्रिसिएशन हमने लगाई मशीनरी की 3 लाख, और सेल प्राइस ऑफ द मशीनरी है 7 लाख। तो पहले हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट एसेट। ऊपर आप लिख लो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। फर्स्ट एसेट इज मशीनरी। सबसे पहले हमने जो अभी लिखा इसके अकॉर्डिंगली मुझे पहले देखना है कि मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हमने मशीन खरीदा है 2007 में, नो डाउट, और इसको खरीदे इट मीन्स बहुत साल हो चुके हैं हमें, राइट। पर जब भी कोई एसेट जो है जो हम खरीदते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें, अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन में हमने खरीदा 5 लाख का, उसके ऊपर आपको डेप्रिशिएट कर दिया 3 लाख। अब ये डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे, ये डेप्रिसिएशन 2007 से लेकर 2024 की इतने सालों की डेप्रिसिएशन गिवन है 3 लाख। इसका मतलब ये जो एसेट है मेरा आज की डेट में 2 लाख का है। तो ये जो मुझे गिवन है, जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर में किया, ये मुझे मिल गई रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2024। तो मतलब चाहे ये मेरी एसेट 5 लाख की 2007 में खरीदी थी, बट आई एम एबल टू कैलकुलेट इट्स टुडेज वैल्यू। मुझे पता है इसकी आज वैल्यू क्या है। तो जब भी आपको कोई भी एसेट जिसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन हो, करंट वैल्यू गिवन हो, उससे हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। यू कैन नेवर ट्रीट इट एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चाहे मैंने एसेट 2007 में खरीदा, बट उस एसेट की टुडेज वैल्यू इज इन माई हैंड्स। आई नो ये 5 लाख वाला एसेट डेप्रिशिएट हो होकर 2 लाख का हो चुका है। सो यू कैन मेक अ नोट
जिस भी एसेट की आपको रिटन डाउन वैल्यू गिवन होगी उसमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो भी आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा हमेशा। तो अब हम इस एसेट के लिए कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मेट जो हमने अभी अपने डॉक्यूमेंट में देखा। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैसे है, रिटन डाउन वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल कंसिडरेशन, ये जो मशीनरी है वी आर सेलिंग इट ऑन 30/6/2024, ये भी आपने चेक कर लेना है कि सेल आपके प्रीवियस ईयर में हुई होनी चाहिए। तो ये एसेट बिक रहा है 7 लाख का, माइनस अब इसमें से मैं लिखूंगी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी। WDV लिखने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि शॉर्ट टर्म आने वाला है। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 5 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, बट वो 3 लाख रिड्यूस होकर उसके रिटर्न डाउन वैल्यू आज की डेट में 2 लाख की बन गई है। इट मीन्स अब इस एसेट 2 लाख वाली एसेट को मैंने 7 लाख में अगर सेल किया तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पूरा लिखोगे आप यहाँ पर और ये ब्रैकेट में लिखोगे, यहाँ फुल लिख देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस पॉइंट में मुझे कोई एक्सपेंसेस गिवन नहीं थे, सो दैट इज वाई मैंने एक्सपेंसेस वाला पॉइंट यहाँ नहीं लिखा। ये जो लिखा होता है सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मेरे को क्वेश्चन में कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखे, सो डायरेक्टली आई रोट सेल कंसिडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, या मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिख सकते, वी हैव दिस टूडेज वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट एसेट का आंसर आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। दूसरा एसेट है हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सेल प्राइस 15 अप्रैल को बिक रहा है, मेरे प्रीवियस ईयर में आ रहा है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज्ड इन 2003-4 में, बैक डेट पे मैंने खरीदा हुआ है। तब CII का मतलब इंडेक्स नंबर्स, तब का हमारा जो कॉस्ट इंडेक्स नंबर था दैट वाज 109 एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000 का हमने खरीदा था, और इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट भी कराई है मैंने 2008-9 में, और तब इसका CII इंडेक्स नंबर था 137, तो और इम्प्रूवमेंट के ऊपर लगे थे 60,000 रुपये। ठीक है, अब इसको देखो ये प्रॉपर दिखाएगा। अब इसमें मैंने सबसे पहले देखना है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मैंने घर खरीदा है 2008-9 और आज आ चुका है 2024-25, तो रेजिडेंशियल हाउस है मेरा, इसके लिए मुझे चेक करना है क्या मैंने 3 इयर्स 36 मंथ्स वाला पॉइंट जो है वो यहाँ चेक करेंगे जो हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अगर चेक करना हो आपने, प्रॉपर्टी मूव नहीं कर रही है, लैंड बिल्डिंग है, तो उस केस में भी हम 24 मंथ्स वाला देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या मैंने 3 साल से भी ज़्यादा रखा है एसेट को, तो बहुत साल है, तो मतलब मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन 20 ईयर्स, तो मतलब यहाँ पर आई शुड बी क्लियर कि मेरे को लॉन्ग टर्म आएगा, जो भी आएगा, गेन आए लॉस आए कुछ भी आए, राइट। सो देन आई विल बी कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस साइड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप सेल कंसिडरेशन लो, ये एसेट हमारा सेल हुआ है 4,90,000 का, माइनस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, बट मेरे को कोई एक्सपेंसेस नहीं दिख रहे इस पॉइंट में, तो एक्सपेंसेस इग्नोर करेंगे। अब लेस करेंगे, अब लेस में हम कैसे लिखते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैंने भी सेम वर्डिंग ऐसे ही लिखनी है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कितने का ये घर एक्वायर किया था, दैट वाज ₹90,000। अब मैं इसकी आज की वैल्यू निकालूंगी, तब इंडेक्स चल रहा था 109, तो पुराना इंडेक्स आपने नीचे रखना है, आज की डेट में इंडेक्स चल रहा है 363, ये मैंने याद भी किया हुआ है, वैसे भी आप जब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ सकते हो
वहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 24, 25, 363, तो 99% ये क्वेश्चन में देगा आपको, बट स्टिल आपको ये याद भी रखना पड़ सकता है, कई क्वेश्चन में नहीं गिवन होता 363। सो 90,000 इंटू 363 अपॉन 109, 299,725। इसको भी अंदर लिखना आप, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है हमारे पास। 299,724.7 आ रहा है, बट 299,725 हम राउंड ऑफ करेंगे इसको। नेक्स्ट अब क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हुई है, तो इफ़ आई लुक एट माई टेबल, यहाँ पर हमने करा अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हुई है तो उसकी भी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, तो यू विल डू कॉस्ट ऑफ इंडेक्सिंग फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम नेक्स्ट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको शॉर्ट में COI बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमने 2008-9 में कराई और हमने कॉस्ट लगाई 60,000। 2008-9 को भी अब काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इसकी भी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तब का इंडेक्स नंबर हमें गिवन है 137 और आज का इंडेक्स हमारा है 363। सो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 158,978.1 आ रहा है, तो इसी तरह से हमने लिख लिया। अब ये दो कॉस्ट्स हैं हमारी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 4,58,703.1, तो ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब इसको मैं अपनी सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर दूंगी, सो दिस कम्स आउट टू बी 31296। इसके आगे हम लिखेंगे दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन है ये बिकॉज मेरी सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोनों एसेट्स हो गई मेरी। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है बिजनेस इनकम, जो हमने बिजनेस हेड में पढ़ लिया। तो अब इस पर्सन का मैंने कैपिटल गेन तो निकाल लिया, पर क्वेश्चन के ऊपर गिवन था उसकी टोटल इनकम निकालनी है। तो अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। इसमें सबसे पहले मुझे बिजनेस हेड दिखा, आपने सीक्वेंस में चलना है, तो बिजनेस इनकम, क्योंकि फर्स्ट टू हेड्स का कुछ नहीं गिवन। बिजनेस इनकम गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख की, और नेक्स्ट हेड हमें दिखा कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आया और फर्स्ट पॉइंट में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 31296, 297 ही बनेगा, ये लास्ट में हमने 3 लिया था तो ये 297 ही है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने निकाला था, दैट वाज 5 लाख। तो अगर मुझे सिर्फ कैपिटल गेन हेड पूछा होगा तो वो बनता है 531,297, और अगर टोटल इनकम पूछी होगी तो दैट विल बी 631,297। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ये हमने कर लिया है क्वेश्चन में, बट आपके सामने ये पॉइंट है। अगर कोई एसेट डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जिस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है, और जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दैट एसेट। तो यहाँ पर जैसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट एसेट विल ऑलवेज गिव यू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो इस केस में हम सीधा करते हैं सेल कंसिडरेशन ऑफ द एसेट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। इस केस में कभी भी आपने इंडेक्सिंग नहीं करनी, ये हमने अभी कर भी लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के लिए जो है हमारा actual cost including an expenditure of capital nature incurred and cost of improvement, इनको हमें inflate करना पड़ेगा using cost inflation index। ये भी हमने पॉइंट क्वेश्चन में देख लिया। जो भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है, इसके अलावा कोई भी आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे कि इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, वो सारी कॉस्ट होती है, एक वो और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों को इन्फ्लेट करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये देखा हमने क्वेश्चन में। इसके अलावा ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे क्वेश्चंस में करेंगे। कुछ चीज़ों की इंडेक्सिंग नहीं करनी कभी भी आपने,
क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, इंडेक्सिंग नहीं करनी। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, ये देखो, ये हमने शॉर्ट टर्म देखा। शॉर्ट टर्म में मैंने यहाँ इंडेक्सिंग वर्ड यूज भी नहीं करा। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सिंग वर्ड यूज होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। सो व्हेन यू आर श्योर कि मैंने ऐसे 2 साल या 3 साल से कम यूज किया है, इंडेक्सिंग नहीं करनी आपने। नेक्स्ट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, इनकी इंडेक्सिंग कभी नहीं करनी आपने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉन्ड्स 4 साल के लिए खरीदा तो हम इंडेक्सिंग करेंगे, नहीं। हमने पीछे पढ़ा इंडेक्सिंग करनी है। बॉन्ड्स वगैरह के लिए वो नहीं करनी है। बॉन्ड्स का हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स। अगर इसको आपने 12 महीने से ज़्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम रखा शॉर्ट टर्म, बट इंडेक्सिंग कभी नहीं करनी इनकी आपने। सिर्फ टाइम पीरियड आपको शो करेगा कि गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन नहीं करनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। बॉन्ड्स लिखा हो, डिबेंचर्स लिखा हो, मुझे उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी है। सिक्योरिटीज की इंडेक्सिंग नहीं होती, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स है, मतलब इनकी इंडेक्सिंग करो, तब आपने करनी है। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स की इंडेक्सिंग होती है। रेस्ट ऑल बॉन्ड्स, ऑल डिबेंचर्स, ऑल शेयर्स, किसी की इंडेक्सिंग नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई यूनिट्स हैं जो आपने रीपरचेज करी हैं अंडर सेक्शन 80 CCB, इनकी भी इंडेक्सिंग नहीं होती। दीज आर द यूनिट्स विच आर एक्वायर्ड और रीपरचेज्ड अंडर सेक्शन 80 CCB। कोई यूनिट्स आपको लिखी हुई हैं और सेक्शन मेंशन्ड है 80 CCB, तो इनकी आपने नहीं करनी इंडेक्स। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये मैंने आपको बॉन्ड डिवेंचर के साथ ही बता दिया। इक्विटी शेयर्स की भी इंडेक्सिंग नहीं करनी, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें टाइम से पता लगेगा उसके। और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इनकी भी आपने इंडेक्सिंग नहीं करनी। देन ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड्स इशूड बाय RBI। RBI ने आपको सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड्स इशू करे हैं, तो तब भी आपने उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी। ये हमारे 4th पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बार बार आएगा कि इनकी चीज़ों की इंडेक्सिंग नहीं करनी। तो अगर आपने मेजर पॉइंट दिमाग में रखना है तो एक तो जिस एसेट का रिटन डाउन वैल्यू गिवन है उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स, इनकी इंडेक्सिंग नहीं करनी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अभी मैंने आपको बताया उसकी इंडेक्सिंग करनी होती है। बट अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट करी है 1 अप्रैल 2001 से पहले, 2001 से पहले मैंने अपना घर इम्प्रूव कराया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसकी आज की वैल्यू हमेशा नील मानी जाती है। बिकॉज इट इज़ जनरली सेड कि जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं चीज़ों में। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपने 2001 से पहले की करी है, मतलब आज से 25 साल पहले कोई इम्प्रूवमेंट कराई अपने रेजिडेंशियल हाउस में, तो मैं उसकी आज की वैल्यू को नील ही मानूंगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इम्प्रूवमेंट कराई है हमने 1999 में, देख कर ही आपने नोट डाल देना है कि दिस इज नील, चाहे लिखा 5 लाख की कराई थी मैंने तब, आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो ना उसकी इंडेक्सिंग करनी है ना उसकी वैल्यू लेनी है। उसके बाद कुछ एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन्स हैं जिसको फुली एग्जम्प्ट करती है गवर्नमेंट। ये 3 कैटेगरीज हैं, 3 तरह के कैपिटल गेन्स हैं, इनके सेक्शंस भी यहाँ लिखे हुए हैं, ये पूरे एग्जम्प्टेड होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी परचेज्ड on or after 1/3/2003 and before 1/3/2004, ये एक साल है, 2003-24 का ईयर है। इनके बीच में अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स लिए हैं और उनको एक साल के लिए अपने पास रखा है, तो इस साल के अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, मे बी देयर माइट बी सम इश्यूज इन द स्टॉक मार्केट, कि इस साल का अगर आपका कैपिटल गेन आता है तो उसको एग्जम्प्ट करेंगे हम पूरा, ओनली फॉर 2003-2004। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, आपके पास सेल्फ कल्टिवेटेड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट क्यों एक्वायर करती है? मे बी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल हाउसेज बन रहे हैं वहाँ पे, तो आपकी कल्टिवेशन वाली लैंड थी बट अर्बन एरिया में थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, आपको वहाँ से पैसे मिले, कैपिटल गेन हो गया, पर आपको तो कंपल्सरीली सेल करना पड़ा ना, तो वहाँ से जो आपको गेन होगा फुली एग्जम्प्टेड है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी HUF के लिए।
थर्ड इज अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन और बिफोर 31st March 2006। कोई भी कैपिटल एसेट कोई बिजनेस सेल करता है 2006 से पहले, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बिजनेस में आप एंगेज्ड हैं, तो जो आपने एसेट सेल करा उसका कैपिटल गेन जो है दैट इज एग्जाम्प्टेड। तो ये बहुत क्वेश्चन में नहीं दिखेंगे आपको, बट जब थ्योरी का क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि ये वाले कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड होते हैं।